नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था से संबंधित विचार पढ़े थे, जिसमें कि हॉब्स ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था जैसा कि मानव का स्वभाव था वैसे ही थी। प्राकृतिक अवस्था जंगली अवस्था थी, असभ्य अवस्था थी, अप्राकृतिक थी, दीन मलिन जंगली एकाकी थी, जिसमें मानव का जीवन असभ्य था। जंगली जीवन मानव जीता था बिना किसी नियम के, बिना किसी नैतिकता के। इस प्राकृतिक अवस्था में उचित अनुचित, न्याय अन्याय, वैध अवैध, नैतिक अनैतिक मानदंडों का बिल्कुल ही अभाव था। मानव एक तरह से पशु शक्ति का, या हम यह कह सकते हैं कि जंगली नियमों का बोलबाला था, हिंसक शक्ति का बोलबाला था। यह अवस्था जो थी वो निरंतर युद्ध की अवस्था थी, निरंतर संघर्ष की अवस्था थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संघर्ष में लीन था और सभी एक दूसरे के शत्रु थे। तो इस प्रकार इस अवस्था में एक मत्स्य न्याय का बोलबाला था, या फिर हम यह कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो वर्चस्व था। तो इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था का हॉब्स के द्वारा चित्रण किया गया। उसकी प्राकृतिक अवस्था का जो उसने चित्रण किया है उसकी विद्वानों द्वारा आलोचना की गई है कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का जो उसने एक इस प्रकार का अति जो वर्णन किया है वह अनैतिहासिक है। यानी कि इतिहास में कहीं भी यह सिद्ध नहीं होता कि इस प्रकार की कोई प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी। तो प्राचीन अवस्था में मानव जीवन में भी रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियाँ, लोकाचार, प्रथाएं थी जिसके द्वारा मानव जीवन संचालित होता था। उसमें मानव जंगली था, लेकिन इतना हिंसक या पाशविक नहीं था जितना कि हॉब्स ने उसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार कुछ उस समय भी प्राकृतिक नियम प्रचलित थे, लेकिन हॉब्स ने ऐसा कोई वर्णन नहीं किया। तो उसकी प्राकृतिक दशा जो है उसकी आलोचना हुई है कि हॉब्स ने एक अति वर्णन किया है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था जो है वह एक इस प्रकार की अवस्था थी कि जिसमें किसी प्रकार का कोई हमें एक समाज का वर्णन देखने को नहीं मिलता है। तब हम देखेंगे कि उस समय प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों पर हॉब्स की क्या विचार थे। क्या प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून थे? क्या लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार थे, या फिर हम यह कहें कि प्राकृतिक कानूनों का या प्राकृतिक अधिकारों का कोई अस्तित्व था? तो हॉब्स का मानना है कि कानून जो है वो मानव की रचना है, मानव के विवेक का, बुद्धि का परिणाम है। फिर भी वो ऐसे कानूनों की बात करता है जिन्हें कि हम प्राकृतिक कानून के नाम से जानते हैं। ऐसे प्राकृतिक कानूनों के साथ लॉक का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन हम हॉब्स का भी यहाँ पढ़ेंगे कि उसके क्या विचार थे प्राकृतिक कानूनों के संदर्भ में। तो वह यह मानता है कि प्राकृतिक कानूनों का प्राकृतिक दर्शन, हालांकि वो ये विचार, उसके ये विचार थे कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानूनों का कोई महत्व या अस्तित्व नहीं था। प्राकृतिक कानूनों की परिभाषा उसने दी है कि एक ऐसा आदेश या नियम थे जिससे कि विवेक द्वारा माना जाता है और जो उन कार्यों को करने की मनाही करता है जो उसके लिए विनाशकारी होते हैं। तो यह प्राकृतिक कानून के बारे में उसकी विचारधारा जो है वह इस प्रकार की है कि प्रत्येक मानव को कानूनों को या नियमों को समझने की योग्यता मानव में होती है, और इसीलिए मानव आशा, भय, क्रोध, इच्छा, अपने स्वार्थ, घमंड, यश आदि की इच्छाएं जो है वह मानव के ऊपर हावी होती है और मानव से प्रभावित होता है। और इस प्रकार हम देखें कि प्रत्येक मानव के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिसमें कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को अनुभव करता है, और वह क्षण और अपने आप को दूसरों के सामने अपनी इच्छाओं का जो अनुभव करता है, जो समान अनुभूति जो उसमें होती है दूसरों लोगों के साथ उसमें, तो उसी को उसने प्राकृतिक कानूनों का नाम दिया है। तो इस प्रकार यानी कि समान अनुभूति जो है उस समय हॉब्स के लिए प्राकृतिक कानून थी। और इस प्रकार उसने नैतिकता और कानूनों में भी बहुत अंतर बताया है। उसका कहना था कि प्राकृतिक कानून आंतरिक आचरण के वह मापदंड होते हैं जिन्हें कि माने न माने व्यक्ति की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हॉब्स ने यह बात कही है कि प्राकृतिक कानूनों का जो उद्गम स्रोत है वो मानव की अंतरात्मा होती है, मानव का विवेक होता है। तो इसलिए हॉब्स ने प्राकृतिक कानून
के लिए बताया है कि प्राकृतिक कानून वह साक्ष्य होते हैं जो व्यक्ति की स्वयं की सुरक्षा के लिए होते हैं, और जबकि जो कानून होते हैं वो व्यक्ति के आदेश होते हैं जो जिससे वो दूसरों पर अपने आदेशात्मक शक्ति के द्वारा मनवाता है अपनी इच्छाओं को दूसरों से। तो यहाँ पर वो यह फ़र्क बताता है प्राकृतिक कानूनों में और कानूनों में कि प्राकृतिक कानूनों में बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है, कानूनों में बाध्यकारी शक्ति होती है और उन कानूनों को न मानना एक अपराध की तरह होता है, दंड का भागी बनना पड़ता है। लेकिन प्राकृतिक कानूनों में बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है, न उनमें दंड देने की शक्ति होती है। तो इस प्रकार वह सामाजिक कानूनों को ही प्राकृतिक कानून कहता है और कहता है कि इन प्राकृतिक कानूनों का महत्व भी तब तक है जब तक कि समाज के सभी व्यक्ति इसका पालन करें। इस प्रकार हॉब्स का मानना है कि यदि एक ही व्यक्ति अपनी आज्ञाओं के प्रति या दूसरे लोगों के प्रति अपने समझौते के प्रति वफादार है तो दूसरे व्यक्ति भी उसका पालन करते हैं, तभी उसको हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक कानूनों का वहाँ पर अस्तित्व है। तो इस प्रकार हॉब्स के लिए प्राकृतिक कानून मानव समाज और आंतरिक समाज की शर्त के रूप में है। वे स्थिर है, गतिशील है। इस प्रकार हॉब्स का मानना है कि प्राकृतिक कानूनों का अस्तित्व होता है, लेकिन वह यह भी मानता है कि प्राकृतिक कानून अच्छाई या सद्गुण पर आधारित होते हैं। और हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक कानूनों का पालन व्यक्ति उपयोगिता के विचार को या दृष्टि को ध्यान में रखते हुए करता है, यानी कि व्यक्ति के लिए जो चीज़ उपयोगी है, जो उसको सुख देती है, व्यक्ति उसी का पालन करता है, और जो व्यक्ति के लिए सुखदायी नहीं होती, व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है। तो इस प्रकार हॉब्स प्राकृतिक कानूनों का जो पालन है वो उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर करता है, बताता है। तो इस प्रकार हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। उसने प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों में बहुत ही अंतर बताया है। वह कहता है कि प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के वह व्यक्तिगत अधिकार होते हैं जो कि व्यक्ति को उन कार्यों को करने के लिए प्राप्त होते हैं जो कि व्यक्ति को स्वतंत्र बनाते हैं, जो उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। यहाँ पर उसके लिए प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित हैं, और इस आधार पर उसने कहा है कि व्यक्ति की वह शक्ति होती है जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र है। और इस प्रकार उसने प्राकृतिक कानूनों का जो अर्थ बताया हुआ है प्रतिरोध, बाध्यता या रुकावट। प्राकृतिक कानून उसके लिए कुछ बाधाएं हैं, कुछ नियम हैं जो विवेक पर आधारित होते हैं। वहीं प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ करने का अधिकार देते हैं, और प्राकृतिक कानून उससे कुछ अधिकारों का त्याग करने के लिए कहते हैं ताकि वो अन्य अधिकारों का जो है वो अच्छे प्रकार से उपयोग कर सके। तो प्राकृतिक कानून व्यक्ति के लिए कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ रोक है। वहीं प्राकृतिक कानून व्यक्ति के लिए कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ रोक है, लेकिन प्राकृतिक अधिकार जो है वो व्यक्ति को कुछ अधिकारों को त्यागने के लिए भी कहते हैं ताकि वो अन्य के अधिकारों का पालन कर सकें। तो यहाँ पर हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकार जहाँ प्राकृतिक अवस्था में युद्ध की स्थिति को उत्पन्न करते हैं और व्यक्ति के जीवन को वह असुरक्षित बना देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, और प्राकृतिक अवस्था में वही वजह जो है वह युद्ध का कारण या संघर्ष का कारण बनती है। और इस प्रकार हॉब्स का मानना है कि प्राकृतिक कानून जो है वो विवेक द्वारा स्थापित किए गए नियम होते हैं जो कि व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित बनाते हैं, जो कि असुरक्षा प्राकृतिक अधिकारों के संघर्ष के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हॉब्स के लिए प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों में बहुत अंतर होता है, और इस प्रकार उसका मानना है कि शांति और सुरक्षा, समाज की जो शांति और सुरक्षा है वो प्राकृतिक कानूनों पर ही आधारित होती है। प्राकृतिक कानूनों में उसने बताया जैसे शांति सुरक्षा को बनाए रखने के कानून हैं, व्यक्ति न्याय का पालन करे, व्यक्ति शिष्टाचार का व्यवहार करे, व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा ईर्ष्या का भाव न रखे, व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सम्मान रखे, या व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति को अपने समान समझे और शांति का वातावरण बनाए रखे और जो भी वस्तुएं हैं उनका उपयोग वह सामान्य रूप से करे। तो इस प्रकार हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक कानून है उसको हम उस रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि दूसरों से वैसा व्यवहार न करो जो आप स्वयं अपने से नहीं करना चाहते या अपने साथ पसंद नहीं करते हो। तो इस प्रकार हॉब्स के लिए प्राकृतिक कानून जो है वो सभ्य समाज के निर्माण का आधार होते हैं और यही उसके प्राकृतिक कानूनों का वर्णन है कि प्राकृतिक कानून शांति स्थापित करने, समाज में सत्ता बनाए रखने और समझौते को लागू करने और मानव की समानता को स्वीकार करने और युद्ध की स्थिति को समाप्त करने और समाज में शासन या शासक को बनाए रखने की प्रेरणा के स्रोत होते हैं। और यही प्राकृतिक कानून जो है वह प्रशासनिक कानूनों का भी निर्माण करते हैं। लेकिन हॉब्स यह भी मानता है कि प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अवस्था पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि वह प्रशासन या राज्य के निर्माण से पूर्व के। तो यहाँ पर हॉब्स के लिए प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अवस्था में लागू नहीं थे, इसीलिए वह सभ्य अवस्था थी, इसीलिए वह जंगली अवस्था थी, इसीलिए वह दीन मलिन अवस्था थी। तो इस प्रकार हॉब्स ने प्राकृतिक कानूनों का वर्णन किया है और उसने कहा है कि प्राकृतिक कानून जो है मानव की अंतर आत्मा से उत्पन्न होते हैं और इसलिए मानव इस पृथ्वी पर जब तक मानव इस पृथ्वी पर रहता है तब तक वह प्रशासन के अधीन रहता है। तो इस प्रकार हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों का जो वर्णन किया है उसमें उसने प्राकृतिक अधिकारों के बारे में कुछ बताया और उसने प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों का जो अंतर बताया, भेद बताया है, वह भी महत्वपूर्ण है हॉब्स की विचारधारा में। तो हॉब्स का जो विचार है उस आधार पर कि किस तरह उसने राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक कानूनों और प्राकृतिक अधिकारों के विश्लेषण द्वारा या वर्णन द्वारा समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।